नमस्कार। दिल्ली के एक मशहूर मार्केट कॉम्प्लेक्स में कदम रखते ही एक बेहद परिचित आवाज़ ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया था। रिया, तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज! तुम यहाँ कब आई? पलटते ही कभी मेरी क्लासमेट के साथ रूममेट रही सविता सिन्हा नजर आई, पर पूरी तरह बदले गेटअप में, हमेशा छोटे छोटे नए फैशन के कपड़ों और ऊंची सैंडल में घूमने वाली सविता ब्लू रंग के शिफॉन की साड़ी के साथ हल्के मोतियों के सेट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। अचानक अपनी अंतरंग सहेली के इस तरह मिल जाने से मुझे अपनी खुशी के अतिरिक्त को संभालना मुश्किल हो रहा था। वैसे भी इस शहर में अपनों के नाम पर कुछ इने गिने लोग ही थे। मैं उत्साहित होते हुए बोली, मैं तो अपनी शादी के बाद से ही यहाँ सेटल हो गई हूँ। मयूर बिहार में फ्लैट लेकर अपने पति और 2 बेटियों के साथ रह रही हूँ। तुम्हारी तरह मेरे पति सम्यक भी यहाँ के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। उसी कंपनी के दूसरे ब्रांच में मैं भी काम करती हूँ और पास के ही एक फ्लैट में रहती हूँ। तुम्हें देखकर मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि किस्मत एक बार फिर हम दोनों को एक ही शहर में ले आई है। इतने बड़े शहर में कोई तो अपना मिला जिसे दिल की बातें शेयर कर पाऊंगी। वो तो ठीक है सविता, पर आश्चर्य इस बात का है कि तू कैसे इतनी बदल गई। कौन कह सकता है कि कभी तू अपने कॉलेज की टॉप रोल मॉडल हुआ करती थी। टाइम माय डियर टाइम, वह सब कुछ बदल देता है, पर घोर आश्चर्य की बात तो यह है कि वह तुम्हारे पीले रंग से प्रेम को आज तक बदल नहीं सका। वह मेरे पीले रंग के सूट और उससे मैच करते पर्स और चूड़ियों को देख अपनी शरारत भरी आंखें नचाते हुए बोली, तो बरबस ही मुझे कॉलेज के दिन याद आ गई। अभी तक तुम्हारी खुराफाती कमेंट करने की आदत गई नहीं। उसके साथ ही हमारी हंसी गूंज उठी थी। हम दोनों जब बातें करते बाहर निकले तो वह बड़े ही आग्रह से बोली, इस सड़क के दूसरी तरफ मेरा फ्लैट है, चलो ना वहीं बैठकर कुछ पुरानी यादें ताजा करते हैं। थोड़ी देर बाद ही हम दोनों एक अत्यंत आधुनिक फ्लैट में थे। सविता मुझे ड्राइंग रूम में बैठाकर चाय बनाने चली गई। मैं मंत्रमुग्ध सी उस ड्राइंग रूम को देख रही थी जिसे बड़े करीने से सजाया गया था। कभी ऐसी ही जिंदगी जीने के लिए लालायत सविता अपना पूरा भविष्य ही दांव पर लगा दिया था। आज से 12 वर्ष पहले उसने बिहार के एक कस्बेनुमा शहर से दिल्ली के एक बड़े कॉलेज से एमए करने के लिए एडमिशन लिया था। वह एक मेधावी छात्रा थी। नंबरों के आधार पर एडमिशन तो उसे मिल गया था, पर उसका रहन सहन, बातें करने का ढंग कॉलेज कैंपस के आधुनिक रंग ढंग से मैच नहीं करता था, जिससे अक्सर ही उसे उपहास का पात्र बनना पड़ता। जब वह मेरी रूममेट बन मेरा कमरा शेयर करने लगी, मुझे महसूस हुआ वह एक अच्छे विचारों वाली लड़की थी। उसमें दोस्ती के लिए प्रेम, सहयोग और समर्पण था। उसके इन्हीं गुणों से प्रभावित हो जल्द ही मैं उसकी अंतरंग सहेली बन गई थी। मैं भी उसे नए नए फैशन के गुण समझाती रहती। नए फैशन के ड्रेस, चूड़ियाँ और सैंडल खरीदने में मदद करती। वह भी तेजी से मेट्रोपॉलिटन सिटी के लाइफस्टाइल और फैशन अपना रही थी। बहुत जल्दी ही उसने अपने इंग्लिश के उच्चारण को भी एक कोचिंग में एडमिशन लेकर पूरी तरह सुधार लिया था। देखते देखते उसने अपने पुराने परिधान और परिवेश को कैंचुली की तरह उतार कर इतनी दूर फेंक दिया था कि कोई नहीं कह सकता था कि वह एक कस्बे में पली बड़ी है। यहाँ की जिंदगी उसे पूरी तरह रास आ गई थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर धीरे धीरे वह आधुनिकता की दौड़ में खोती जा रही थी। हॉस्टल के डाइनिंग रूम में जब वह जाती, लंबे चौड़े डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द बैठी हंसती खिलखिलाती लड़कियों के तरह तरह के आधुनिक ढंग से बने बाल और कपड़े देखती, तो उन लोगों जैसा बनने के लिए वह भी एक से एक ब्यूटी पार्लर में अपने पापा के
खून पसीने की कमाई अपने कायाकल्प पर उड़ाने लगी। उसने ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करवाए थे कि उसके पूरे वैक्स्ड बॉडी से लड़के या लड़कियों की नजरें भी फिसलती रहती। उसकी पूरी तरह बदली बॉडी लैंग्वेज देख मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता था। धीरे धीरे ये हाल हो गया कि जब उसकी माँ की हिदायतों से भरे फ़ोन आते, उसे उनकी बातें सुनने तक की फुर्सत नहीं रहती। नोवेल पर नजरें गड़ाए हाँ करती रहती। उसके बचपन का एक दोस्त सम्यक कभी कभी उससे मिलने आता था। वह भी दिल्ली में ही किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। पहले जब भी वह मिलने आता, उसे देखते ही सविता का चेहरा खिल उठता। उसके जाने के बाद भी घंटों वह उसकी तारीफों के पुल बांधती रहती, जिससे साफ उसके प्रति सविता का प्यार झलकता। और वही सम्यक विजिटर रूम में बैठा रहता, पर उससे मिलने का सविता के पास समय नहीं होता। मिलने जाती भी तो बहाने बना उसे जल्दी ही टरका देती। अपने पिछले बेढंग जीवन, जिसमें उसके हिसाब से बेशऊर लोग रहते थे, उनसे संबंध बनाए रखना उसे गवारा नहीं था। जिस रंगीन दुनिया को सविता महसूस कर रही थी, उसी में डूबती जा रही थी। मुझसे अक्सर कहती, रिया देखो तो यहाँ की रंगीन दीवारें, चमकते फर्श और फूलों से सजे कमरे, जिधर देखो रंग ही रंग। कितना अलग है उस रंगहीन कस्बाई जीवन से यहाँ की रोशनी, रंगीनी और जीवन शैली की जीवंतता ने उसके दिल दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। उसके बाद तो आए दिन हॉस्टल के नियम तोड़कर उसका घूमना फिरना बढ़ने लगा था। अब उसे रोकना मेरे बस में नहीं था। उसके कई स्पेशल दोस्त बन गए थे, जो उसके हिसाब से वे सब उस पर मरते थे। उन्हें यूटिलाइज करना भी वह अच्छी तरह सीख गई थी। उसे अपना नया जीवन बेहद दिलचस्प लगता। उन्हीं दिनों उसकी दोस्ती अभिनव से हो गई थी। वह एक उच्च अधिकारी का बेटा था, इसीलिए उसके पास साधनों की कमी नहीं थी। अभिनव ने उसका एक और नई दुनिया से परिचय करवा दिया। अभिनव के साथ वह बड़े बड़े होटलों में जाने लगी, जहां शाम से ही इंद्रधनुषी रंगों की लहरें चारों तरफ फैली नजर आती। स्लो म्यूजिक और रंगीन मोमबत्तियों के बीच कैंडल लाइट डिनर, यह सब उसे बेहद रोमांचित करता, उसे रूमानी दुनिया में ले जाता। वैसे भी वह अभिनव से प्यार करने लगी थी। अपना अनुभव मुझे सुनाते समय वह पुलकित हो उठती थी। अब उसे मेरी सहायता की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उसका मन उन अद्भुत अनुभवों को मेरे साथ बांटना चाहता। वह मुझे यह एहसास दिलाना चाहती थी कि आधुनिकता में वह मुझसे भी 4 कदम आगे है। वो यह जताना चाहती थी कि वह फैशन और आधुनिक जीवन जीने के उस मोड़ पर थी, जिसके टेस्ट का पता मुझे भी नहीं था। कभी मेरे फैशनेबल रंग ढंग को टुकुर टुकुर देखती थी। अब वह चाहती थी मैं उसकी बातें सुन अचंभित हो उसे टुकुर टुकुर देखूं, यह समझूं कि वह अब छोटे शहर की लड़की नहीं रही, मुझसे ज़्यादा आधुनिक है। धीरे धीरे वह मुझसे दूर होती जा रही थी। मैं चाहती थी चारों तरफ फैले रंगों के छलावे से उसे सावधान कर दूं। मैं उसे कहना चाहती थी कि वह एक मेधावी छात्रा है, पढ़ाई पर ध्यान दे तो ये रंगीन दुनिया जिसके पीछे वह भाग रही थी, उससे वह खुद ब खुद सब हासिल हो जाएगा। मैं उसे सम्यक की याद दिलाना चाहती थी, जो एक अच्छा इंसान था और बरसों से उससे प्यार करता था, लेकिन वह मेरी बातें सुनना समझना चाहती ही नहीं थी। एक दिन शाम को कहीं से लौटी तो देर तक सोई रह गई। खाना खाने के लिए नीचे डाइनिंग हॉल में जाने के लिए उसे उठाने गई तो वह उठने के बदले बड़े ही बेरुखी आवाज़ में बोली, प्लीज़ रिया, रहम करो मुझ पर, मुझे सोने दो। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? वह कोई भी जवाब देने के बदले और भी अच्छी तरह चादर लपेट कर सो गई। मैं उसके पास बैठते हुए बोली, छोड़ो,
अब मैं भी खाने नहीं जाऊंगी। 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि वह उठकर अपना सिर मेरे गोद में डालकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं उसे इस तरह रोते हुए देखकर पूरी तरह घबरा गई। क्या हुआ, कुछ बोलोगे भी? जब वह थोड़ी संभली तो सिसकते हुए बोली, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। अभिनव ने मुझसे प्यार करने का नाटक करके मेरा भरपूर फायदा उठाया और अब वह कहीं और शादी करने जा रहा है। मेरे विरोध करने पर बोला, मुझ जैसी लड़की सिर्फ दोस्ती के लिए होती है, शादी करने के लिए नहीं। मेरी औकात नहीं है उस जैसे लड़के से शादी करने की। मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गई रिया, अब क्या करूं? मैं अचंभित बैठी थी। उतरा चेहरा, रूखे बालों के बीच भी उसका सुंदर चेहरा काफी करुण लग रहा था। मैं हिम्मत करके बोली, वैसे तुम खुद समझदार हो, फिर भी मैंने हमेशा तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए आधुनिक परिवेश और सोच को अपनाना बहुत जरूरी है। फिर भी इसका अंधा अनुकरण हमेशा हमें संकट में ही डालता है, क्योंकि भौतिकता पर आधारित हमारा यह आधुनिक समाज नितांत स्वार्थ मूलक है। लेकिन तुम समझने को तैयार कहाँ थी? जब भी मैं तुम्हारे तेज गति को लगाम लगाने की कोशिश करती, तुम इसे मेरी ईर्ष्या समझती। जब तुम यहाँ आई थी, तुम्हारी एक ही ख्वाहिश थी, कुछ बनकर दिखाना है, पर यहाँ आकर तुम्हारी चाहतों का दायरा बढ़ने लगा। यह सच है कि हमारी चाहतें ही हमारे सपनों को उड़ान देती हैं, उसे मूर्त रूप प्रदान करने की शक्ति देती हैं। फिर भी जब भी ये चाहतें बेलगाम हो जाती हैं, तब सीधे हमें गर्त में धकेल देती हैं। अभिनव की संगति में तुम्हारी चाहतें बेलगाम होती जा रही थीं। अभिनव जैसे लड़कों के अपने विलासी जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, खाओ पियो और खुले हाथों से पिता के कुबेर का खजाना खाली करो। इनके सुख सुविधा से परिपूर्ण ऐश्वर्यपूर्ण जीवन में प्रेम, त्याग, समर्पण जैसे शब्दों का कोई मूल्य ही नहीं होता। इन बातों को ये बखूबी अपने शब्दों में ढालकर दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, जबकि इन बातों का उनके दिल से कोई कनेक्शन नहीं होता। जब कभी इन बातों को सत्य रूप में धरातल पर उतारने का समय आता है, ये सबसे पहले अपना देह झाड़कर अलग खड़े हो जाते हैं। जिसे तुम समझ नहीं पाई न सही, पर तुम्हें तो यह भी ख्याल नहीं रहा कि तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें इतनी स्वतंत्रता दी, तुम पर विश्वास किया, उसका मान रखना तुम्हारा फर्ज था। मेरी मानो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ऐसा व्यक्ति जो खुद पिता की बैसाखी पर घूम रहा हो, जिसे अपनी औकात का पता नहीं, तुम्हारी औकात क्या तय करेगा? जो हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ जाओ और जिस एकमात्र सपने को पूरा करने यहाँ आई थी, उस पर ध्यान दो। मेहनत करके अपनी उड़ान इतनी ऊंची कर लो कि तुम्हें देखने के लिए उसे खुद की गर्दन ऊंची करनी पड़े। मेरी बातों का सविता पर पूरा असर हुआ। कुछ ही दिनों में संभल गई और अपनी पढ़ाई में जुट गई। हम दोनों के ही परीक्षा अच्छे हुए। परीक्षा के बाद हम दोनों अपने अपने शहर लौट गईं। उसके बाद फिर एक बार भी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। तभी सविता चाय और नमकीन लेकर आ गई। चाय की चुस्कियों के साथ हमारी बातें कुछ ज़्यादा ही आसान हो गईं। सविता ने ही शुरुआत की। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में ढेरों प्रश्न उठ रहे होंगे, क्योंकि उन दिनों परीक्षा की व्यस्तता के बीच हमारी खुलकर बातें नहीं हो पाई थीं, और शायद तुम्हें एहसास भी नहीं हो पाया कि जब तब तुम्हारी बातों ने मेरे दिल और सपनों के दरवाजे बंद कर दिमाग का दरवाज़ा खोल दिया था। तब मेरी समझ में आया कि मेरी सपनों की उड़ान ने मुझे कितना नीचे गिरा दिया था। अभिनव ने तो मेरी अस्मिता पर वार कर उसे तोड़कर पूरी तरह बिखेर दिया था। आधुनिक समाज का हिस्सा बनने के आसान रास्ते ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। तब मैंने यह भी तय कर लिया था
कि जीवन भर अकेले ही चलना है। परीक्षा के बाद जब घर लौट सम्यक ने भी मेरे व्यवहार के कारण मुझसे दूरी बना ली थी। मैंने बहुत सोचा तो एक बात मेरी समझ में आई। पुरुष होने से ही आदमी कुटिल, स्वार्थी और घमंडी नहीं हो जाता। बहुत सारे पुरुष तो स्त्रियों के मान सम्मान के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। हमारी सृष्टि की रचना ही प्रकृति और पुरुष के मिलन पर आधारित है। स्त्री पुरुष तो समाज के पूरक अंग हैं। विकृति तो किसी भी अंग में हो सकती है। फिर हम विकृति सिर्फ पुरुष में ही क्यों ढूंढें? अपने जीवन में जीवन साथी का चुनाव हमारी अपनी मूल्यांकन करने की क्षमता पर निर्भर करता है, जो मुझ में नहीं था। इसीलिए मैंने अकेले चलने का विचार त्याग एक दिन मौका पाकर सम्यक के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। सच सच सारी घटना सुना दी। सब कुछ सुन आहत सम्यक निर्वाक हतप्रभ खड़ा रह गया। वह कई दिनों तक मुझसे बात तक नहीं किया। मैंने भी यह सोचकर उसे छोड़ दिया कि वह खुद फैसला करे कि मेरे साथ वह रिश्तों में बनना चाहता है या नहीं। उसके प्यार और उससे अपने संबंधों के प्रति जो मैंने ईमानदारी निभाई थी, यह बात उसके दिल को कहीं गहरे छू गई। वह मुझे प्यार भी बहुत करता था। मेरा अपने प्रति विश्वास देख उसका भरोसा मुझ पर कायम रहा और उसने खुद पहल कर मेरे साथ अपने संबंध को कायम रखा। इसके बाद का किस्सा तो बस इतना सा है कि हमने साथ साथ मैनेजमेंट में एडमिशन के लिए तैयारी की। एडमिशन हो जाने पर पढ़ाई पूरी की, फिर साथ ही नौकरी भी मिल गई। अंततः घर वालों की सहमति से शादी कर घर बसा लिया। अब मेरे छोटे सुखी परिवार में मेरा 4 वर्ष का बेटा सोनू भी शामिल है, जो पास के पार्क में मेरी मेड के साथ खेलने गया है। तुम्हारे कारण ही मेरी जिंदगी बदल गई। तुम्हारे इस ऋण से क्या मैं कभी पूर्ण हो सकती हूँ? सच पूछो तो सविता, समझदारी इसी में है कि जिंदगी में मिले घाव को नासूर न बनने दें। समय पर उपचार ही जिंदगी को नई दिशा देता है। जब मैं वहाँ से जाने के लिए उठ खड़ी हुई तो सविता भी मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए मेरे साथ चल पड़ी। जाते जाते दहलीज पर अचानक मेरे कदम ठिठक गए। मैं पलटकर सविता के गले से जा लगी। बहुत देर से पलकों पर थमे आंसू गालों पर लुढ़क आए, जो बहुत दिनों बाद किसी बहुत खास अपने के मिल जाने की खुशी में बह आई थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।